नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। और आज मैं लेकर आया हूं आपके कुछ सवालों के जवाब। लेते हैं पहला सवाल जो पूछा है अंकित बुधिया ने। अंकित का पहले तो कहना यह है कि वो वीडियोस देखते रहते हैं और उन्हें ये अच्छा लगता है मेरे वीडियोस देखना। सो अंकित जी, थैंक यू वेरी मच। और अंकित ने बताया कि उनकी एज 34 ईयर्स है। 17,000 पर मंथ वो एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 10 साल में 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करना ये उनका फाइनेंशियल गोल है। और बहुत सारी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मैं एक बार स्कीम के नाम भी यहाँ पर पढ़ देता हूँ। आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96, कैनरा रूबिको फोकस्ड इक्विटी फंड, डीएसपी वैल्यू फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड, एक्सिस मिड कैप फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, पीजीआईएम इंडिया स्मॉल कैप फंड, कैनरा रूबिको फोकस्ड इक्विटी फंड, डीएसपी स्मॉल कैप फंड, डीएसपी टैक्स सेवर फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, कोटक मल्टी कैप फंड, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। और अब जानना चाहते हैं कि उन्हें अपने गोल अचीव करने के लिए क्या यहाँ पर बदलाव करने चाहिए। तो अंकित जी, पहली बात तो यह है कि जो आपका टारगेट है वो काफ़ी बड़ा है और 10 साल के हिसाब से जिस हिसाब से निवेश कर रहे हैं ये थोड़ा सा कठिन टारगेट है। अगर मैं 12% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एज्यूम करूं आपकी इन्वेस्टमेंट पर, तो यदि आप 17,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10 ईयर्स में आपके इकट्ठा हो पाएंगे 38 लाख रुपीस। यदि आपको 10 ईयर्स में 2 करोड़ करने हैं तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी 62,000 रुपीस पर मंथ से शुरुआत की जाए और उसके बाद इस इन्वेस्टमेंट को 10% से हर साल बढ़ाया जाए, तब 10 ईयर्स में 2 करोड़ रुपीस इकट्ठा हो सकते हैं। मुझे पता नहीं कि आप कितने समय से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में और कितना कॉर्पस, कितनी राशि ऑलरेडी इकट्ठा हो चुकी है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा ये मुश्किल लगता है कि इस तरह से 2 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाना। और साथ ही यदि मैं ये कहूँ कि आप 17,000 को बढ़ाकर 68,000 पर मंथ कर दीजिए, ये भी पता नहीं कितना संभव है। लेकिन सलाह आपको ये होगी कि पहली बात, क्या आपको सच में 2 करोड़ रुपए की ज़रूरत है? क्या उससे कम में काम चल सकता है? क्या है वो फाइनेंशियल गोल जिसके लिए आप 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं? यदि वो मान लीजिए घर लेने का प्लान है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ अमाउंट लोन ले सकते हैं कुछ अमाउंट का, और इस तरह से ये जो गोल है वो अचीव हो सकता है। बच्चों की एजुकेशन है तो वहाँ भी लोन लिया जा सकता है। तो पहले तो ये देखिए कि आप किस तरह से इस गोल का जो अमाउंट है उसे कम कर सकते हैं। दूसरी बात, क्या इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है? क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा लंबे समय में अधिक मिलता है। तो यदि आप समय बढ़ा देंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। और तीसरी बात यह है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को जितना बढ़ा सकें उतना जरूर बढ़ाइए। अब बात करते हैं स्कीम्स की। आपके पास बहुत सारी स्कीम्स हैं और एक ही कैटेगरी में कई कई स्कीम्स हैं। तो मेरी सलाह ये होगी कि यदि कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए, मान लीजिए हम इक्विटी की बात करें लॉन्ग टर्म की, तो वहाँ पर यदि एक लार्ज कैप फंड, एक मिड कैप फंड, एक स्मॉल कैप फंड और साथ में एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लिया जाए तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी है। और जो टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स हैं उसके लिए आप 1 या 2 फंड चुन सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि आपने बहुत फंड्स में किया हुआ है, मैं यहाँ पर आपको सलाह दूँ तो टैक्स सेवर में आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 आप कंटिन्यू कर लीजिए। और बाकी जो फंड्स हैं मैं आपको कहूँगा कि आप, जैसे कि आपके पास एक मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, ये अपने आप में एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, तो इस फंड में आप बने रहें, इसमें आप अमाउंट बढ़ा दें। उसके अलावा अलग से मिड कैप फंड, जैसे कि आपके पास एक्सिस मिड कैप फंड है, उसमें आप कंटिन्यू कर लें। आपके पास एक स्मॉल कैप फंड भी है, पीजीआईएम इंडिया स्मॉल कैप फंड, उसमें आप बने रहें। तो आपके पास लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, अलग से मिड कैप फंड, ये सब हो गया। फिर आप एक फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड आपके पास है, इसमें भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा हालांकि आपके मार्केट कैप के हिसाब से सब कुछ कवर हो गया है, फिर भी आप एक आईसीआईसी प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड को आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
एक थीमेटिक फंड है, लेकिन ये फंड भी आपके पोर्टफोलियो में रहे तो ठीक है। और टैक्स सेवर में आप देखिए 500 रुपीज़ की SIP कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इस तरह से। DSP टैक्स सेवर में 500, ICICI प्रूडेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 500। इसके बजाय जो मैंने आपको स्कीम बताई इनमें आप बढ़ाइए। और टैक्स सेविंग के लिए आप PGIM इंडिया टैक्स सेवर या कैनरा रूबिको टैक्स सेवर इस तरह की स्कीम को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी जो मैंने स्कीम बताई बस इतनी स्कीम रखिए, उसके अलावा सारी स्कीम में आप अपने SIP को रोक दीजिए। तो ये मेरी आपके लिए राय है। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है दिलीप कुमार दास ने। दिलीप का सवाल यह है कि एग्जिस्टिंग फंड्स में SIP कैसे बढ़ाई जा सकती है। दिलीप, मैं आपको इसके लिए 2 सुझाव दूंगा। पहली बात तो यह है कि जब आप किसी स्कीम में SIP कर रहे हों और यदि अमाउंट बड़ा हो तो मेरे हिसाब से महीने में 1 दिन SIP करने की बजाय यदि आप इसे 2 या उससे भी ज़्यादा दिनों में डिवाइड करेंगे तो ये बेहतर है। मान लीजिए कि आपको 4,000 रुपये महीने की SIP करनी है एक स्कीम में। अब 4,000 रुपये की एक SIP उस स्कीम में आप 1 दिन करें, उसके बजाय यदि आप 1,000 की SIP उस स्कीम में महीने के 4 अलग अलग दिनों पे करें तो मेरे हिसाब से ये बेहतर होगा। क्योंकि मान लीजिए जिस दिन आपने यानी कि जिस दिन आपकी SIP ड्यू है उस दिन यदि मार्केट ऊंचाई पर हो और बाद में मार्केट में गिरावट आए तो आपको यहाँ पर फ़ायदा कम होगा। लेकिन इसके बजाय यदि आपने 4 अलग अलग दिनों में SIP शेड्यूल की हुई हो तो इससे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। तो इस हिसाब से यदि आप ऑलरेडी SIP कर रहे हैं एग्जिस्टिंग स्कीम में, अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं तो जितना अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं उसकी आप उसी फोलियो में उसी स्कीम में अलग दिन पर एक और SIP शुरू कर दें तो आपकी SIP बढ़ गई। दूसरा यह है कि जो एग्जिस्टिंग SIP है उसे आप रोक दें और आप टोटल अमाउंट जो कि अभी कर रहे हैं और प्लस जितना बढ़ाना चाहते हैं टोटल अमाउंट की एक SIP उस स्कीम में उसी फोलियो में शुरू कर दें। तो SIP में स्टॉप करना या SIP कैंसिल करना और दोबारा से शुरू करना ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है और इससे आपका कोई नुकसान नहीं होता है। क्योंकि ना तो आप स्कीम में से यूनिट्स को विड्रॉ कर रहे हैं, आप विड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर आपको सोचना होगा कि कैपिटल गेन टैक्स और एग्जिट लोड के बारे में। लेकिन यदि आप सिर्फ SIP कैंसिल करके फिर फ्रेश SIP शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी आपको नुकसान नहीं है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन जो पहली चॉइस मैंने आपको बताई कि आप अलग दिन पर SIP शुरू करें उसी फोलियो में उसी स्कीम में, वो बेहतर चॉइस होगी। और अब बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल। और ये सवाल जिन्होंने पूछा है उनका नाम यहाँ पर मेरा सोना पंजाब है, तो मुझे इनका रियल नेम नहीं पता है। लेकिन सवाल ये है कि इन्होंने ये कहा है कि इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो मुझे बहुत अफसोस है और उनकी आत्मा को शांति मिले। अब सवाल ये है कि उनका यदि इंश्योरेंस है लोन के ऊपर, मतलब कि उन्होंने लोन लिया है और उसके साथ में एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई थी और अब जब उस पॉलिसी का क्लेम मिलेगा तो क्या वो बैंक को जाएगा या फिर पहले नॉमिनी जो है उनके अकाउंट में आएगा और बाद में बैंक को पे करना होगा। अक्सर जब बैंक्स लोन के साथ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते हैं तो वो पॉलिसी बैंक के फेवर में असाइन कर ली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉलिसी का जो भी बेनिफिट मिलेगा वो बैंक को मिलेगा। अब पहले तो आपको चेक करना होगा कि पॉलिसी असाइन की गई थी या नहीं की गई थी। वैसे जनरली ये असाइन की जाती है। अब मान लेते हैं कि वो पॉलिसी बैंक के फेवर में असाइन की गई है तो इसका मतलब वहां पर नॉमिनी नहीं होगा क्योंकि वहां पर जो बेनिफिशियरी है वो बैंक है। ऐसे में यदि मान लीजिए कि वो पॉलिसी बड़े अमाउंट की है और लोन की आउटस्टैंडिंग कम है, क्योंकि इनिशियली जो इंश्योरेंस कवर होगा वो लोन अमाउंट के बराबर होगा, बट क्योंकि कुछ सालों में रीपेमेंट करते हुए वो जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, तो ऐसे में हो सकता है कि एज ऑफ नाउ जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है लोन का वो कम हो। तो जब बैंक को इंश्योरेंस कंपनी द्वारा पेमेंट किया जाएगा तो बैंक अपना पूरा पैसा रिकवर करने के बाद, लोन रिकवर करने के बाद बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो बेनिफिशियरी को रीपे कर देगा। तो ये प्रोसेस होता है। तो आप अपनी पॉलिसी में चेक कर लीजिए
आप इंश्योरेंस कंपनी में हेल्पलाइन पर फ़ोन करके भी पता कर सकते हैं कि क्या ये पॉलिसी बैंक के फेवर में असाइन की गई है या नहीं की गई है। अगर नहीं की गई है तो आप डायरेक्टली क्लेम करें और जब पैसा आपको मिलेगा यानी कि जो भी नॉमिनी है तो उसके बाद उस पैसे को बैंक को लोन चुकाने के लिए यूज़ किया जा सकता है, यानी कि जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो बैंक का रीपे किया जा सकता है। अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है विकास चौहान ने। विकास का सवाल यह है कि वो अपने पेरेंट्स को रेंट पे करते हैं और ये रेंट अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपए से भी कम है एक फाइनेंशियल ईयर में। वो HRA ताकि उनका एग्जेम्प्ट हो जाए इसके लिए अपने पेरेंट्स को ये रेंट पे कर रहे हैं और ऐसे में वो जानना चाहते हैं कि यदि उनके पेरेंट्स की इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में 2.50 लाख से भी कम है तो क्या उनके पेरेंट्स को ITR फाइल करना होगा। पहली बात तो ये है कि आप रेंट किसको पे कर रहे हैं, फादर को या मदर को, और क्या आप दोनों का वो जो घर है वो दोनों का है, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। तो दोनों ही केस में यदि आपके पेरेंट्स की इनकम टैक्सेबल इनकम के दायरे में नहीं आती है तो उन्हें ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चे अपने पेरेंट्स को रेंट पे कर सकते हैं यदि घर पेरेंट्स के नाम पर है और इसके लिए अच्छा ये रहता है कि एक एग्रीमेंट कर लिया जाए पेरेंट के साथ में ताकि ये ऑफिशियली प्रूव करना आसान हो जाए कि ये एग्रीमेंट किया हुआ है और साथ ही रेंट भी रेगुलरली पे करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कई बार ऐसा होता है कि रेंट पे करते नहीं हैं, एग्रीमेंट होता नहीं है लेकिन सिर्फ क्लेम कर लेते हैं तो उसमें डिसअलाउ होने के चांसेस होते हैं। लेकिन यदि आपने प्रॉपर पेरेंट्स के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, उनको रेगुलर रेंट पे कर रहे हैं तो आपका HRA एग्जेम्प्ट हो सकता है और पेरेंट्स की इनकम वो टैक्सेबल होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करता है कितना रेंट पे किया जा रहा है और उनकी ओवरऑल इनकम जो है वो कितनी हो रही है। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की वो आपको समझ आई होगी और साथ ही पसंद भी आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।